हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या सच में आपको बैलेंस्ड फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं और आखिर ये फंड्स किसके लिए सही हैं और किसके लिए उतने सही नहीं भी हो सकते हैं। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं। इनको पहले बैलेंस फंड्स कहा जाता था और अब 2018 के सेबी रेगुलेशन के बाद इनका नाम चेंज होकर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हो गया है। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट 65 टू 80% ऑफ योर मनी इन इक्विटी शेयर्स एंड द रेस्ट इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब है कि जो हम डेट फंड्स की बात करते हैं उसी तरह के बॉन्ड्स। तो 65 से 80%, एक्चुअली मैंडेट ये है कि इनको मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और बाकी ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कैश पोजीशन रख सकते हैं। तो यूजुअली 65 टू 80% ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी के बॉन्ड्स में। Their long-term returns are slightly lower than those of pure equity funds, which invest all your money in shares। तो जो इक्विटी इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होती हैं वो डेट फंड से ज्यादा होती हैं। तो जब कोई फंड 65 टू 80% ही इक्विटी में करेंगे, 100% नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कम होगी इक्विटी से, राइट। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं 30 टू 35%, तो इनकी जो वॉलिटिलिटी होती है वो काफी कम होती है। तो दे फॉल रिलेटिवली लेस व्हेन द स्टॉक मार्केट्स डिक्लाइन। तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो टोटली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम गिरते हैं क्योंकि इनमें बॉन्ड का भी कुछ परसेंटेज होता है। दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स और फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स हु आर नॉट यूज्ड टू शार्प अप्स एंड डाउन्स। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो पहली बार इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें वॉलिटिलिटी का अंदाजा नहीं है या वॉलिटिलिटी से वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं है या अवगत नहीं है, उनके लिए बैलेंस्ड फंड्स या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स थोड़ा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। क्योंकि उनके लिए ये समझ लीजिए कि एक ओरिएंटेशन जैसा हो जाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसा हो जाता है, एक अच्छा ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि शुरू में इनकी वॉलिटिलिटी कम होती है और चूंकि ये 65-70% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न्स भी अच्छे ही होते हैं। जो टोटल डेट फंड्स होते हैं, कंप्लीट डेट फंड्स होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में तो इनके रिटर्न्स ऑब्वियसली थोड़े बेहतर होते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स तो अच्छे होते हैं, बट इनकी जो वॉलिटिलिटी होती है डेट पोर्शन के कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड से, जो इंटायरली इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उनसे थोड़ी कम होती है। तो वैसे इन्वेस्टर्स जो पहली बार इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको वॉलिटिलिटी का अंदाजा नहीं है, उनके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि वॉलिटिलिटी इसकी थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, जो अग्रेसिव, ये तीनों ही अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं। इसमें इक्विटी एलोकेशन आप देख सकते हैं 77.5% का है। जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेट एंड इक्विटी फंड है वो भी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उसमें 73% इक्विटी है। और जो एचडीएफसी का हाइब्रिड फंड है उसमें 71%, 72% के आसपास। तो हर एक में आप देख सकते हैं कि 70 टू 75% की इक्विटी एलोकेशन है और बाकी का उनका डेट एलोकेशन और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो आप पूरी की पूरी बाकी जो एलोकेशन है उसको डेट एलोकेशन मान सकते हैं। तो अब इसके क्या फायदे हैं या नुकसान है, ये हम बात करते हैं। गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन की हम अक्सर चर्चा करते हैं इस चैनल पे, राइट। कई सारे वीडियोस में हमने एसेट एलोकेशन की चर्चा की हुई है और इसके इंपॉर्टेंस की चर्चा की हुई है। तो हम जैसे बात करते हैं कि जैसे जैसे आपके गोल्स नजदीक आते जाते हैं, लेट्स से आपकी रिटायरमेंट की गोल थी, वो जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी अपनी, तो 30 सालों के बाद आपकी गोल आने वाली थी, 30 सालों के बाद आपकी रिटायरमेंट आने वाली थी। लेकिन अब वो गोल धीरे धीरे नजदीक आ रही है। लेट्स से आपकी रिटायरमेंट 20 साल के बाद है, 10 साल के बाद है, तो आपको जो अपनी इक्विटी एलोकेशन है उसको धीरे धीरे कम करना होता है ताकि आपकी पोर्टफोलियो की वॉलिटिलिटी धीरे धीरे कम हो और जो भी गेन्स आए हैं आपके, जो भी आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन हो ये थ्रू इक्विटी, उसके आप फायदे उठा पाए, उसको सेव करके आप डेट में डाल दें, राइट। तो धीरे धीरे आपकी इक्विटी एलोकेशन कम होती जाती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये स्टेयर नुमा, सीढ़ी नुमा एक एलोकेशन यहाँ पे बनी हुई, इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे करके कम होती जा रही है
और डेट एलोकेशन धीरे धीरे करके साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब ये एलोकेशन आप यहाँ पे कर सकते कि 3 साल तक सेम रखा, उसके बाद तीसरे साल में ड्रॉप कर दिया इक्विटी एलोकेशन, फिर 3 साल सेम रखा, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर 3 साल सेम रखा, फिर ड्रॉप कर दिया, और फिर आपकी गोल, लेट्स से यहाँ पे आपकी गोल आ गई तो सारी की सारी आपकी इक्विटी एलोकेशन 0 हो गई, डेट एलोकेशन 100% हो गई। उसी तरह उसका उल्टा हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा डेट का। डेट की एलोकेशन लेट्स से आपकी पहले 10% 20% थी, उसको बढ़ा के 3 साल के बाद आपने 20% से 40% कर दिया, 40% से 60% और फिर 100% कर दिया। जब आपकी गोल्स की रियलाइजेशन की टाइम आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप चले गए, जो हमने बात भी की है पहले की कई सारी वीडियोस में। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप अपनी जो कैपिटल है उसको सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहते हो, क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट हो जाती है। उसी तरह आप रिटायरमेंट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ियां हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत माइन्यूट है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि चाइल्ड एजुकेशन में हो सकता है आप 3 साल के बाद डायरेक्टली ड्रॉप करो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप हर 1 साल या हर 2 साल के बाद थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करते जा रहे हो। तो आपकी जो ये ड्रॉप की जो स्टेप है, ये जो क्वांटम है ड्रॉप की, वो काफी कम हो जाएगी। थोड़ा 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 ड्रॉप करते जाओगे तो आपकी वॉलिटिलिटी भी मेंटेन रहेगी और आप इक्विटी के लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के फायदे भी उठा सकते हैं। तो ये जो स्टेप है, ये जो क्वांटम है, इसकी मैग्नीट्यूड आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हर साल वो एसेट एलोकेशन धीरे धीरे इक्विटी का घटाते जाना है, या 2 साल के बाद घटाना है, या 3 साल के बाद, या 5 साल के बाद घटाना है। तो ये जो स्टेप की मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे घटाते जाते हो, ग्रेजुअली घटाते जाते हो या फिर थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप घटाते जाते हो। लेकिन इन ईदर केस आप चाइल्ड एजुकेशन की इस तरह की स्टेप एलोकेशन की बात करें या फिर मोर ग्रेजुअल एलोकेशन की बात करें रिटायरमेंट के लिए, वाइस वर्सा, तो ये आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि आपकी जो इक्विटी और डेट एलोकेशन है वो कोई फंड करे, राइट। आप खुद कर सकते हो। डेट एलोकेशन के लिए आप पीपीएफ, डेट फंड्स और भी कई तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हमने कई सारी वीडियोस में बात भी की है पहले। उन सारे वीडियोस को आप चेक करके देख सकते हैं कि डेट एलोकेशन आप किस किस इंस्ट्रूमेंट से अपना रियलाइज कर सकते हैं, डेट एलोकेशन आप किन किन इंस्ट्रूमेंट से अपना अचीव कर सकते हैं। और इक्विटी एलोकेशन के लिए तो इक्विटी और स्टॉक मार्केट है ही। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी इधर ही आ गए, डायरेक्ट स्टॉक्स भी इधर ही आ गए, वो सारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और डेट में जो हमने बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात की वो डेट में आ गए। तो ये एलोकेशन आप खुद से मैनेज कर सकते हो, राइट। इट इज नॉट सो हार्ड टू डू। अगर आपने डिसाइड किया हो कि 90% आपकी एलोकेशन इक्विटी में होनी है, 10% एलोकेशन पोर्टफोलियो एलोकेशन डेट में होनी है, तो आप डिसाइड कर सकते हो और हर साल उसको बैलेंस कर सकते हो, रीबैलेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो परसेंटेज के हिसाब से। इसके लिए आपको किसी फंड पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने देखा कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, उसमें वो 70-75%, 65-80% वो इक्विटी में रखते हैं, बाकी की डेट में रखते हैं। उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप खुद से ये मैनेज कर सकते हो तो, राइट। और ये भी बात है कि उसमें चूंकि 65-80% ही होना है, लेकिन आपके जो गोल्स हैं उनके लिए तो आप 65-80% हमेशा नहीं रखोगे। जैसे जैसे आप अपने गोल्स के नजदीक आ रहे हो तो यहाँ पे तो काफी कम हो रही है, 20%, 15%, 10%, 0% तक भी जा रही है एलोकेशन। तो आप 65-80% तक तो रख नहीं सकते। तो एनीवे इवेंचुअली आपको तो ये एलोकेशन करनी ही है। तो आप शुरू से ही खुद से वो मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो एलोकेशन कोई और मैनेज करे, कोई फंड मैनेज करे। तो आप ये खुद से मैनेज कर सकते हो। बेसिकली ब्रॉडली पॉइंट ये है कि आप ये इक्विटी और डेट के बीच का जो एलोकेशन है, जो आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि एसेट एलोकेशन कैसे आप मैनेज कर सकते हो, वो आप खुद से हैंडल कर सकते हो, राइट। तो मेरी थॉट्स ओवरऑल यही है कि फॉर अ बिगिनर इन्वेस्टर जो इक्विटी के वॉलेटिलिटी, इक्विटी के अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशन से अवगत नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्लाइटली लोअर वॉलेटिलिटी। उनकी चूंकि वॉलेटिलिटी कम होती है, फ्लक्चुएशंस कम होती है, क्योंकि उसमें एक डेट कंपोनेंट भी होता है कुछ, तो दे कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे कैन स्मूदन, दे कैन ईज योर ट्रांजिशन प्रोसेस इनटू इक्विटी इन्वेस्टिंग। लेकिन फॉर एक्सपीरियंस इक्विटी इन्वेस्टर जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी आपकी जो टाइम फ्रेम है, जब भी आप कंफर्टेबल हो जाओ इक्विटी इन्वेस्टिंग से, तो वो कंफर्ट जब आपके अंदर आ जाए, व्हेन यू बिकम एन एक्सपीरियंस्ड इक्विटी इन्वेस्टर, यू कैन मैनेज एंड इवॉल्व योर इक्विटी डेट एसेट एलोकेशन विद टाइम योरसेल्फ। आपको चूंकि ये वेरी करते जानी है, वो शुरू में हो सकता है 80% एलोकेशन हो, फिर 75, 70, 65, 60, 50, 40, 30, तो जैसे जैसे आपकी एलोकेशन घटती जानी है वो तो आपको खुद ही मैनेज करनी है। या फिर आप अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करते हो तो उनकी हेल्प से, उनकी गाइडेंस के अंडर आपको वो एलोकेशन धीरे धीरे कम करती जानी है। तो अगर वो आप खुद से हैंडल कर ही रहे हो तो फॉर एन एक्सपीरियंस्ड इक्विटी इन्वेस्टर मुझे लगता है कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से मैनेज कर सकते हो। आप प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करो, आप प्योर डेट फंड्स में इन्वेस्ट करो, और उनके बीच का एसेट एलोकेशन आप खुद से हैंडल कर सकते हो, खुद से मैनेज कर सकते हो थ्रू आउट योर इन्वेस्टिंग होराइजन।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी डिस्कशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ मदद हुई होगी। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस आप कमेंट्स में प्लीज डालें। आपके अगर कोई भी विचार है या कोई भी प्रश्न है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या पहले की भी वीडियो से रिलेटेड, आप उनको कमेंट्स में डालें ताकि हम एक टू वे डिस्कशन कर पाए, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स में ये कंफ्यूजन रहती है, उन्हें पता नहीं चलता कि वो एक्चुअली अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन से मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की ही आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की, दोनों चीजें आपको दिखाने की कोशिश की, और अपने हिसाब से जिस भी चीज में आप जो भी चीजें आपको ज्यादा अपील करती हैं उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हो। तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।